हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के इलास्ट्रेशन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7 से। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लेइंग ऑन इट्स फ्लोर will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। तो बच्चों यहाँ पे हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.15। अब बात करते हैं कि सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो देखिए, ये सपोज हमारे पास एक वेगन है, ट्रेन का वेगन, जहाँ पे सरफेस के ऊपर हमने एक बॉक्स लगाया हुआ है। सपोज ये बॉक्स का मास m है। अगर ये बॉक्स का मास m होगा तो उसका वेट कहाँ लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। और उसको बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल फोर्स। एंड वी आर नोइंग दैट वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, नाउ सी दिस ट्रेन इज मूविंग इन, सपोज दिस ट्रेन इज मूविंग राइट हैंड साइड। ओके, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड की ओर होगा। ओके बच्चों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दिस ब्लॉक, ओके ब्लॉक क्या होगा, ट्रेन की मोशन के ऑपोजिट में जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन की मोशन के ऑपोजिट में वो क्या फील करेगा, शूडो फोर्स फील करेगा। बट ये मूव नहीं हो रहा है, ये स्टेशनरी हो रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, जिससे ये बॉक्स स्टेडी रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फोर्स में अगर हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें मिलेगा F इक्वल टू एम ए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए अगर हम y कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो एफ वाई इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू हमें मिलेगा mg। ओके, ये हमारा नंबर 2। बट बच्चों वी नो दैट F इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। F इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यानी हमारे पास फ्रिक्शन की दो वैल्यू है, लेस देन म्यू एस इंटू एन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एम ए लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन रख सकते हैं, क्योंकि एफ की वैल्यू हमारे पास एम ए है। ओके, आपको पता है कि एन क्या होता है, तो भाई एन होता है एम जी। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम एन के बदले एम जी प्लेस कर लेंगे, ये एम डी हो गया कैंसल। एक्सेलेरेशन क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन इज लेस और इक्वल टू म्यू इंटू जी। बच्चों ये है एक्सेलरेशन, बट हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो लेस और इक्वल टू में मैक्सिमम साइन किसकी होती है, इक्वल टू की। मतलब अगर आप लेस और इक्वल में से इक्वल टू साइन चूज करते हो तो आपको यहाँ पे ए मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, वो होगा म्यू इंटू जी। तो याद रखिए बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है म्यू इंटू जी। अब हम म्यू की वैल्यू प्लेस कर लेंगे, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.15 है, और जी का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। तो ये आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 8, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ मास 4 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until the angle theta 15 degree with the horizontal, the mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and surface? Okay, बच्चों यहाँ पे कंडीशन सोचे कि सबसे पहले तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ब्लॉक था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस को इंक्लाइन कर रहे हैं। हम इस सरफेस को कुछ इस तरह से इंक्लाइन कर रहे हैं कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे रहेगा। ओके, और जो हमारी सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। ओके, अब हमें एक कंडीशन ये गिवन है कि अब ब्लॉक जो है हमारा, ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू इट्स मोशन, ये ब्लॉक अपना मोशन स्टार्ट करने की तैयारी में है। तो उस टाइम हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेगा बच्चों, जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। आपको पता है कि जब आप इस सरफेस को इंक्लाइन करते हो तो ये ब्लॉक कहाँ पे आना चाहिए, डाउनवर्ड्स आना चाहिए। बट जब तक वो डाउनवर्ड्स नहीं आता है तब तक क्या होगा, उस ब्लॉक को कोई रोके रखता है। वो जो रोकने वाला फोर्स है, जो फोर्स उसके मोशन को ऑपोज करता है, वो फोर्स होता है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ऑपोज द मोशन करता है।
बाकी के फोर्सेस क्या लगते हैं जो आपको हमने पढ़ाया है बी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस के नॉर्मल में नॉर्मल फोर्स लगेगा, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। बच्चों वेट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे हमें वेट्स का कंपोनेंट मिलेगा एम जी कॉस थीटा, और इस सरफेस का पैरेलल में कंपोनेंट क्या मिलेगा एम जी साइन थीटा। तो ये हो गए सारे फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। नाउ बच्चों फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर जब तक ये ब्लॉक नीचे आता नहीं है तब तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पता होता है कि फोर्सेस इक्वल वैल्यू के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के। मतलब हमें क्या करना होता है, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को कंपेयर करना होता है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा निकलेगा F इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये 1, ओके। और दूसरा क्या बनेगा N इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये नंबर 2, ओके। अब क्या करोगे आप 1:2 करोगे तो आपको मिलेगा F बाई एन, एम जी कैंसल, साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा होगा। बट बच्चों हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है म्यू एस इंटू एन, तो एफ एस बाई एन रहेगा हमारा म्यू एस, ओके। इसको अगर हम नंबर 3 बोल देंगे तो पुटिंग एफ एस बाई एन इक्वल टू म्यू एस इन नंबर 3, हमें म्यू एस क्या मिलेगा टेन थीटा। बच्चों हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। बट थीटा का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है बच्चों, थीटा का वैल्यू क्या गिवन है हमें 15 डिग्री, ओके। यहाँ पे भी गिवन है, ये रहा। अगर थीटा का वैल्यू आप 15 डिग्री लिखते हो तो 10-15 के टेबल में जाओ, आपको मिलेगा 0.2679, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.27 भी लिख सकते हो। ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ block and surface on which block is laying, okay, please make a note, this is very most important numerical। बच्चों अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5.9। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, what is the acceleration of the block and trolley system shown in figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04। तो बच्चों हमें एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.04। बच्चों म्यू गिवन है 0.04, और एक और चीज हमें गिवन है जी का वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों एक पूरी जो ट्रॉली और ब्लॉक की सिस्टम है उसके अंदर कितने फोर्स लगेंगे और कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, पहला काम होता है हमें ये फोर्सेस को इंडिकेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मास सस्पेंडेड है, ओके, इसको हम 1 नंबर बोल देंगे, इसको बोलेंगे सेकंड नंबर का मास, ओके। इस पोर्शन के लिए सोचिए वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हमने क्या बोला वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स टुवर्ड द सरफेस। यहाँ पे हमारे पास वाई डायरेक्शन के दो फोर्सेस होंगे, एक टेंशन फोर्स जो अपवर्ड लगेगा और वेट जो डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा सेकंड नंबर का जो ट्रॉली है, ट्रॉली का मास क्या होता है एम 20 है, उसका मास अगर हम ट्रॉली को नंबर 2 बोलेंगे तो उसका वेट होगा m2 इंटू जी, ओके। और नॉर्मल फोर्स अगर ये सरफेस ट्रॉली पे लगाएगी क्योंकि ये दोनों व्हील उसके कांटेक्ट में है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स होगा n2, क्लियर। अब ये ट्रॉली मूव हो रही है, अगर ये ट्रॉली जो मूव हो रही है सरफेस के ऊपर, तो आप सोच सकते हो कि ट्रॉली कहाँ पे मूव होने वाली है, ट्रॉली मूव होने वाली है राइट साइड में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ओके, राइट साइड में। और दूसरा फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के अंदर जिसे हम बोलेंगे टेंशन फोर्स। बच्चे एक बात नक्की करिए कि अगर ये वाला ब्लॉक फर्स्ट वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ओके, क्योंकि ये ट्रॉली राइट हैंड साइड जा रही है तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा नीचे आएगा। ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो इस ब्लॉक का रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो बच्चों फॉर ब्लॉक 1 देखिए, फॉर ब्लॉक 1 हम नेट फोर्स निकालेंगे। अगर ये ब्लॉक हमारा नीचे आ रहा है मतलब कि m1g फोर्स बड़ा होगा टेंशन फोर्स से, तो m1g माइनस टेंशन वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, और उसकी वजह से हमें जो एक्सेलरेटिव फोर्स मिलेगा वो नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड होगा।
तो यहाँ पे होगा m1 इंटू ए, ये हमारा नंबर 1 हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे सोचिए, ये जो हमारी ट्रॉली है वो ट्रॉली कहाँ पे मूव हो रही है? तो सर ट्रॉली तो राइट साइड मूव हो रही है। ट्रॉली राइट साइड मूव हो रही है मतलब कि टेंशन और फ्रिक्शन से दोनों में बड़ा कौन होगा? टेंशन फोर्स। ओके, तो देखिए फॉर ब्लॉक 2 और हम लिखेंगे ट्रॉली। ओके, तो उसके लिए टेंशन फोर्स बड़ा है, किससे बड़ा है? काइनेटिक फ्रिक्शन से। अगर टेंशन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा आपको? m2 इंटू ए मिलेगा। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें यहाँ पे एक एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा हमें निकालना है टेंशन। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ओके, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास m1g माइनस टी प्लस टी माइनस एफ के, और यहाँ पे होगा m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन निकल गया कॉमन। इज इट क्लियर टू यू? अब यहां से हम टेंशन को काट देंगे तो बचेगा क्या? m1g माइनस एफ के m1 प्लस m2 इंटू ए। बच्चों ए को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो m1g माइनस म्यू के। ओके, एफ का लिए क्या होगा? तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। यहाँ पे एन हमारा होगा नॉर्मल फोर्स फॉर ट्रॉली विच इज n2। नीचे आएगा m1 प्लस m2। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम m1g माइनस म्यू के n2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो n2 कंपेरिजन करता है m2g के साथ। तो हमारा जो m2 है ये n2 किसके इक्विवेलेंट में होगा? m2g के। ओके, क्योंकि हमारा जो ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हमारा y डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे भी हम m2g लिख देंगे, यहाँ पे होगा m1 प्लस m2। बच्चों ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, अगर आपको कोई डाटा गिवन नहीं है तो इस तरह से क्वेश्चन आपके जेई और नीट में आ सकते हैं जहां पे आपको फॉर्मूला डिराइव करना होता है। अब जरा आंसर लाएंगे। एक्सेलरेशन के लिए m1 की वैल्यू क्या रहेगी? तो सर m1 मास हमारा 3 kg है, तो 3g रहेगा 10 माइनस म्यू के, तो म्यू के हमें गिवन है 0.04। अब m2 यानी ये ट्रॉली का मास, तो ट्रॉली का मास हमें गिवन है 20 kg। 20 kg, g कितना होगा? 10 होगा, नीचे होगा 3 प्लस 20। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बच्चों? 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब अगर हमको टेंशन फाइंड करना है तो हम या इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, दो में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके टेंशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे? तो हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे। तो हम इक्वेशन 1, टेंशन इजी रहेगा फाइंड करना, m1g माइनस m1 इंटू ए। तो m1 कॉमन निकाल दो, g माइनस ए। m1 कितना है आपके पास? तो सर m1 तो हमारे पास ये रहा 1 नंबर जो है 3, g 10 है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? 0.96। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1 बोल दोगे। ओके, तो 10 माइनस 1 क्या होता है? 9, 9 3 27, 27 के आसपास का आपका आंसर होगा। ये रहेगा आपका 27.1 न्यूटन। तो इस तरह से आप ऐसी कोई भी डायग्राम होती है जिसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम रूल्स आपको फोर्सेस इंडिकेट करने होते हैं, उसको कंपेयर करना होता है और सॉल्यूशन निकालने होते हैं। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5.10। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ साइकिलिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन को लिस्ट कर लेते हैं। हमारे पास साइकिल का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 1000 बाई 3600 जो बनेगा 5 मीटर पर सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है 0.1 और रेडियस ऑफ पाथ गिवन है 3 मीटर। बच्चों आप कोई रोड पे जा रहे हो और वहां पे लिखा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, इट मींस मैक्सिमम स्पीड ऑन दिस रोड इज सपोज 10 मीटर पर सेकंड, और आप अगर उससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप स्लिप हो जाओगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है।
अगर हमारा साइकिल वाला बंदा जो साइकिल लेके जा रहा है, साइकिलिस्ट, ओके, अगर वो मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड से जाता होगा तो वो स्लिप खा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड तो ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना है वी मैक्सिमम। हम इस प्लेन सर्कुलर पाथ का वी मैक्सिमम निकालेंगे, और अगर वी मैक्सिमम से ये स्पीड ज्यादा हुई तो वो स्लिप करेगा। ओके, तो देखिए वी मैक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट में म्यू आर जी। चलिए वैल्यूज प्लेस करते हैं। म्यू की वैल्यू 0.1 है, रेडियस हमारे पास 3 है और जी 9.8। सिंपली आप कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर का यूज करके तो आपको मिलेगा 1.714 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो v मैक्सिमम है वो स्पीड ऑफ साइकिल से कम है, सो ही विल स्लिप। ये जो बंदा है बच्चों वो स्लिप कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल 15 डिग्री। If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum permissible speed to avoid slipping? बच्चों इस सम के अंदर हमारे पास गिवन है रेडियस जो है 300 मीटर, थीटा गिवन है 15 डिग्री। ओके, फिर हमारे पास है म्यू, म्यू है हमारे पास 0.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है ऑप्टिमम स्पीड। बच्चों ऑप्टिमम स्पीड का इक्वेशन हमें पता है, क्या होता है ऑप्टिमम स्पीड? ऑप्टिमम स्पीड इज स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड कर्व्ड पाथ व्हेन फ्रिक्शन इज 0। तो बच्चों ऑप्टिमम स्पीड का इक्वेशन होगा आपके पास आर जी टेन थीटा। आर की वैल्यू आपके पास कितना है? तो आर की वैल्यू है 300, जी का वैल्यू 9.8 और यहाँ पे आपके पास होगा 10-15 डिग्री। आपको पता है ना 10-15 डिग्री क्या होता है? 0.2679। बच्चों इस टर्म का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है वी नॉट का सॉल्यूशन 28.1 मीटर पर सेकंड। सेकंड पॉइंट में लिखा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ बैंक्ड कर्व्ड पाथ, ये भी हमने निकाला है इक्वेशन अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बच्चों यहाँ पे भी हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे। चलो आर का वैल्यू कितना है? 300। बोलो जी का वैल्यू 9.8 अंडर रूट में जो म्यू का वैल्यू होगा वो होगा 0.2 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स 10-15 डिग्री। 10-15 क्या होता है? 0.2679 अपन 1 माइनस फिर से म्यू का वैल्यू, वही म्यू का वैल्यू है यस 0.2 और 10-15 0.2679। बच्चों इसका कैलकुलेशन आपको होमवर्क में करना है और आंसर कमेंट करना है। आंसर इसका कमेंट करना है। ओके, प्लीज नोट डाउन। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 5.12 जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हमारे पास डायग्राम ए के अंदर एक सरफेस के ऊपर एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास, हमने वुडन ब्लॉक का मास ले लिया है 2 kg। ओके, जब ये वुडन ब्लॉक ओनली सरफेस पे होता है तब सरफेस रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस ऑन वुडन ब्लॉक क्या होता है ये हमें निकालना है। सेकंड केस ये है हमारे पास कि जब हम वुडन ब्लॉक के ऊपर 25 kg मास वाला स्टील का सिलिंड्रिकल ब्लॉक रखते हैं तो ये सरफेस डाउनवर्ड्स मोशन करती है जिसका एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन के अंदर हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी डायग्राम ए। फर्स्ट कंडीशन में क्या है हमारे पास? एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास m1 है। बच्चों आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम के रूल्स, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे m1 g फोर्स जो वुडन ब्लॉक है उसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। सेम फोर्स एज रिएक्शन ये सरफेस कहाँ पे लगाने वाली है? ऊपर। ओके, और ये हमारा सिस्टम है वो y डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? R इक्वल टू m1 इंटू जी। m1 का वैल्यू हमारे पास क्या है? m1 है 2 और g हमारे पास है 10।
तो हमें फर्स्ट केस के अंदर रिएक्शन मिलेगा 20 न्यूटन। बात करते हैं सेकंड केस की। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सेकंड केस है उसके अंदर हमने वुडन ब्लॉक के ऊपर एक स्टील का ब्लॉक रखा है। तो टोटल मास क्या होगा बच्चों? टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा m1 प्लस m2। ओके, टोटल जो सिस्टम है उसका वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड, जो होगा m1 प्लस m2 इंटू जी। अब ये जो पूरी सिस्टम है उसके ऊपर, यानी दो ब्लॉक की सिस्टम के ऊपर सरफेस जो अपना रिएक्शन फोर्स लगाएगी वो कहाँ पे होगा? ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड। ओके, अब ये दोनों फोर्स की वजह से, ये दोनों फोर्स का एक नेट फोर्स मिलेगा जिसकी वजह से हमारी सिस्टम मूव करेगी, यानी एक्सेलरेट करेगी। और हमें एक गिवन है कि हमारी सिस्टम एक्सेलरेट कर रही है बच्चों डाउनवर्ड। हमारा एक्सेलरेशन कहाँ पे है? डाउनवर्ड है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कहाँ होने वाला है? डाउनवर्ड्स होने वाला है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फोर्स हमारा रिएक्शन से बड़ा होगा तो माइनस R2। और जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है क्या होता है? एक्सेलरेटिव फोर्स, जो बनेगा m1 प्लस m2 इंटू ए। हमें R2 को बनाना है ऑब्जेक्ट। ये वाली टर्म हम यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। तो m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस m1 प्लस m2 इंटू ए। बच्चे दोनों में से भी आप m1 प्लस m2 को अगर कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा g माइनस ए। चलिए m1 प्लस m2, तो आपको पता है मास m1 कितना मास है? 2 kg। 2 m2 कितना मास है? 25 kg पे 25। g का वैल्यू 10, e का वैल्यू क्या है? 0.1। तो 25 इंटू 2 27 इंटू 9.9। बच्चों 27 इंटू 9.9 का कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? 267.3 न्यूटन। This is our reaction for case 2. Is it clear to you? So please make a note and learn it.